नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग एसएससी के विभिन्न एग्जाम हेतु जो जीके जीएस के सीरीज देख रहे हैं 30 सीरीज, आज 30 सीरीज का 28वां वीडियो आप लोग देख रहे हैं। इससे पहले हमने आपको 27 वीडियो प्रोवाइड करा दिया है तथा जो बच्चे पीडीएफ बाय किए हैं उनको पीडीएफ भी दे दी गई है। आशा करते हैं कि आप देखे समझे होंगे और अपनी तैयारी को एक बेहतर दिशा में ले जा रहे होंगे, है ना। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये क्लास। आप जानते हैं एक प्रश्न के कई सारे फैक्ट होते हैं। ये फैक्ट आपको बिल्कुल याद करते चलना है, बिल्कुल ध्यान देते चलना है। आपके एग्जाम में कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर सीधे नज़र आने वाली है, जैसा कि आज तक नज़र आया है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। मैं पूरे दुनिया को पढ़ाने नहीं आया हूँ। जो बच्चे मुझ पे बिलीव करते हैं, मेरे कंटेंट के ऊपर खर्च किए हैं, उनका बेड़ा पार लगाना मेरा कर्तव्य है और इसके लिए जितना हो सकता है उतनी ज़्यादा मेहनत करके क्लास को ला रहा हूँ। तो आप लोगों से अनुरोध है, शुरू से अंत तक ज़रूर देखा कीजिएगा, फ़ायदा आपका ही होगा। और मेरा ये बात सिलेक्शन होने के पश्चात आपको ज़रूर जो है कान में गूंजेगा कि किसी ने कहा था और मैंने फॉलो किया और आज मैं यहाँ हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। तो भैया, जिनको एसएससी का एग्ज़ाम देना है, मेरा एक ई बुक भी है जिसका नाम पैरासीटामोल 500 है और इनकी क्या खासियत है वो आपसे छुपा नहीं होगा। तो आप लोग इस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू बाय कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक क्लिक करके भी कंटेंट को बाय कर सकते हैं। एसएससी के अलावा अगर आपको बिहार एसएससी का एग्ज़ाम देना है, रेलवे का एग्ज़ाम देना है, इन सभी तथ्यों पे भी कंटेंट अवेलेबल है। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है, इससे पहले एक मैंने नीले कलर से कुछ लिख रखा है, इस बात में कितनी सच्चाई है ये आप अपने मन से पूछिएगा कि हम वही पढ़ाते हैं जो एग्जाम में आती है। ठीक है भैया, मन से ज़रूर पूछना कि भाई ये सत्य है या फिर मैं ऐसे ही लिख दिया। मिशन सिलेक्शन 1000 है अपना, अभी तक 133 सिलेक्शन का जो है हमें सूचना प्राप्त हुई है। अभी बहुत दूर है लेकिन मैं इसे करके ही रहूँगा। ठीक है भैया, चलिए शुरू करते हैं। टेबल टेनिस को ओलंपिक खेल में किस वर्ष शामिल किया गया था? देखिए, टेबल टेनिस को 1988 में ओलंपिक में शामिल किया गया था। टेबल टेनिस को ओलंपिक खेल में, है ना, जो 1988 में हो गया। खाली टेनिस कहेगा तो 1896, यानी जो आरंभिक ओलंपिक होता है, जो ओलंपिक की शुरुआत होती है आधुनिक फॉर्मेट वाली ग्रीष्मकालीन वाली की, ये 1896 से ही होती है। यानी टेनिस खेल जो है आरंभिक खेलों का हिस्सा रहा है, जबकि टेबल टेनिस को जो है 1988 में शामिल करा गया है। ताइक्वांडो एक प्रकार का खेल होता है। ताइक्वांडो को वर्ष 2000 ईस्वी में ओलंपिक खेल के अंदर शामिल किया गया है। हैंडबॉल और बास्केटबॉल, ये दोनों को 1936 में पहली बार ओलंपिक में शामिल किया गया था। इन्हें ध्यान रखेंगे, 1936 में हैंडबॉल और बास्केटबॉल को शामिल किया गया था। बास्केटबॉल में बहुधा आपसे पूछे जाते हैं खिलाड़ियों का संख्या कितना होता है, तो 5 गो होता है बास्केटबॉल में, 6 गो होता है वॉलीबॉल में, और 9 गो होता है बेसबॉल में, 11 गो होता है फुटबॉल में, 15 गो होता है रग्बी फुटबॉल में। ये सब ध्यान रख लेंगे, ठीक है मेरे भाई। इनके अलावा घुड़सवारी, रग्बी फुटबॉल, नौकायान, रोइंग, तीरंदाजी, गोल्फ, फुटबॉल जो सॉकर, जिसे आप सॉकर भी कहते हो, क्योंकि रग्बी फुटबॉल अलग होता है, इसमें 15 गो, इसमें 11 गो खिलाड़ी होता है। तो इन सभी खेलों को 1900 ईस्वी में, है ना, यानी सेकेंड ओलंपिक में शामिल करा गया था। और भारत भी आपका जो है सेकेंड ओलंपिक से ही भाग लेना स्टार्ट किए हैं। हालांकि उस समय कौम के रूप में भाग नहीं लिए थे, उस समय जो है नॉर्मन प्रिजार्ड नामक व्यक्ति ही भारत का प्रतिनिधित्व किए थे ओलंपिक 1900 में। ठीक है मेरे भाई, तो ये ध्यान रख लेंगे। तो ये जितने भी खिलाड़ी हैं ना, ये सभी के लिए 1900 ईस्वी टिक करेंगे। घुड़सवारी हो जाएगा, रग्बी फुटबॉल हो जाएगा, नौकायान हो जाएगा, रोइंग हो जाएगा, तीरंदाजी, गोल्फ और फुटबॉल सॉकर, ये सभी के सभी 1900 ईस्वी में ऐड किया गया था। देखिए, ये है सॉफ्टबॉल को 1996 में, है ना, ओलंपिक में शामिल किया गया था। 1996 ओलंपिक से भारत के पदक वाले लिस्ट में रिलेट करके आप कौन सा क्वेश्चन क्रिएट करते हो? तो आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कि भारत को टेनिस में पहला ओलंपिक पदक, टेनिस में फर्स्ट ओलंपिक पदक जो है कब प्राप्त हुआ था?
तो टेनिस में पहला ओलंपिक पदक भारत को 1996 के एटलांटा ओलंपिक में ही प्राप्त हुआ था, लिएंडर पेस के द्वारा। किसके द्वारा भैया? लिएंडर पेस के द्वारा। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मुक्केबाजी को 1904 में ओलंपिक में शामिल किया गया है ना, मुक्केबाजी को। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की शुरुआत कब होती है? 1896 ईस्वी से होती है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की शुरुआत। कहाँ से? ग्रीक अर्थात एथेंस से होती है ना। इनके अलावा जो आधुनिक ओलंपिक है इनको शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? कभी कभी यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनका नाम है पियरे डी कुबर्टिन। क्या नाम है भैया? पियरे डी कुबर्टिन। आपको याद होगा कि ओलंपिक की शुरुआत 776 बीसी में ही हुआ था। पुनः इसे जो बाद में थोड़ा दिन चलने के बाद इसे बंद कर दिया गया। पुनः 1896 में जो ओलंपिक स्टार्ट हुई सो अब तक चल रही है। जहां तक मैं ओलंपिक की बात कर रहा हूं तो आप मेन ओलंपिक से समझेंगे। मेन ओलंपिक हम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक को कहते हैं, जो अभी अभी पेरिस में संपन्न हुआ है। वैसे शीतकालीन भी होता है, मेन पैरा भी होता है, यानी ग्रीष्म पैरा भी होता है और शीत पैरा भी होता है। तो ओलंपिक के कई फॉर्मेट होते हैं, सभी 4-4 वर्ष पे कराए जाते हैं। ठीक है मेरे भाई। एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक के बीच सामान्य अवस्था में कितने वर्ष की गैप होती है? अब ये सामान्य अवस्था शब्द जोड़ना यहाँ पे अत्यधिक आवश्यक हो गया है। क्यों पता है? क्योंकि जैसे कोरोना आ गया तो भाई 2020 वाली ओलंपिक 21 में हुआ, तो कुछ ऐसे घटना घट जाते हैं कि भाई डिले हो सकती है। इसीलिए सामान्य अवस्था कहने का मतलब कि जब डिले वगैरह ना हो तो सामान्य स्थिति में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक में कितने साल की फर्क होती है? तो आप कहेंगे 2 साल की फर्क होती है। जैसे अभी 2024 में आपके पेरिस में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और ग्रीष्मकालीन पैरा हुआ है, 2026 में आपके शीतकालीन ओलंपिक होंगे, इटली के अंदर होंगे। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं आगे। अब देखिए ब्रेकिंग, सफरिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और स्केटबोर्डिंग, ये 2024 के पेरिस ओलंपिक में पहली बार शामिल किए गए 4 नए खेल। इन्हें ध्यान रखेंगे। ओलंपिक 2028 में जो शामिल होंगे 4 नए, मतलब जो नए खेल 5 है वैसे, ये कौन कौन से हैं? बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, है ना। देखिए ये बेसबॉल, सॉफ्टबॉल जो है फिर से जो है 28 में स्टार्ट, मतलब इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। क्रिकेट को भी दर्जा मिलेगा। फ्लैग फुटबॉल जो अमेरिका का एक फुटबॉल का प्रारूप है, जैसे MFI कंपनी का एक प्रारूप NBFC होता है, वैसे ही फुटबॉल का एक प्रारूप है फ्लैग फुटबॉल, जो अमेरिका इत्यादि देशों में लोकप्रिय होती है। इनको भी शामिल करी जाएगी। लैक्रोस को शामिल करी जाएगी और स्क्वैश को शामिल करी जाएगी। तो ये वो 5 खेल है जिन्हें ओलंपिक 2028 जो कहाँ पे होना है? लॉस एंजल्स के अंदर होना है, वहाँ पे इन्हें जगह मिलेगी, शामिल की जाएगी। देखिए स्क्वैश खेल से अपना घरेलू टूर्नामेंट से भी एक नए क्वेश्चन करंट अफेयर के बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 जो 2024 में कराए गए, अगर ऐसे नहीं समझते हैं तो समझिए कि छठा एडिशन खेलो इंडिया यूथ गेम का 2024 जनवरी फरवरी तमिलनाडु में कराए गए थे, है ना। तो इसमें सबसे पहले स्क्वैश खेल को ही शामिल किया गया था, यानी जो नया खेल है वो स्क्वैश खेल है, पहली बार शामिल किया गया था। इसमें सबसे पहले नहीं कहना चाहिए, पहली बार जगह मिला था स्क्वैश को इस खेलो इंडिया यूथ गेम 2023-24 में। ठीक है, छठा एडिशन था ये। इनके अलावा ओलंपिक 2024 कहाँ पे? पेरिस में हुई है। इसमें कुल कितने खेल इवेंट को शामिल किया गया था? तो इवेंट कहेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि एक खेल में कई इवेंट होते हैं, कई राउंड होते हैं। ठीक है, तो खाली खेल कहेगा ना तो खेल इसमें 32 खेलों को शामिल किया गया था अब की बार के ओलंपिक में, 2024 वाला ओलंपिक में। भारत के कै गो खेल में, मतलब कितने खेल में भाग लिए थे भारत? तो भारत जो है 16 खेल में भाग लिए थे, यानी है ना 2:1, है ना, मतलब 2 भाग में आधा खेल में भाग लिए थे भारत, यानी 16 खेल में भाग लिए थे। अच्छा, कोई आदमी आपसे पूछे कि भारत अब तक ओलंपिक में सबसे बड़ी दल कब भेजे थे? तो ओलंपिक 20 यानी 2020 में जो ओलंपिक, यानी 2021 में जो कराया गया था 20 वाला टोक्यो ओलंपिक, वहां पे सबसे अधिक खिलाड़ियों का समूह भारत भेजा था। ठीक है भाई, ये वाला नहीं, 2024 में नहीं, 2020 में सबसे बड़ा समूह भेजा गया था भारत के द्वारा। ठीक है, 2024 में भारत को जो है 6 गो पदक मिला। 6 गो में 5+1 है, 5 गो क्या है? गोल्ड नहीं जी, ब्रॉन्ज मेडल है, और एगो है रजत एकमात्र आया किनके द्वारा? नीरज चोपड़ा के द्वारा, और आपका जो पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर है उनको गोल्ड मिला था। ठीक है भैया, चलते हैं आगे, है ना। इसके अलावा ये है अपना ई बुक का लुक है, आप लोग देख सकते हैं, ये ले सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। इसके अलावा अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड, है ना,
मैंने बता दिया है किसे कौन सा लेना चाहिए। जिनका जीके जीएस बहुत कमज़ोर है, जिनको और विषय बहुत अच्छा है लेकिन जीके जीएस में आता पता न चलता हो, 124 रुपये की कंटेंट लेने का है। 30 सेट और आपका ई बुक दोनों साथ में मिल जाएगा, एक साथ में टॉपिक बैच भी मिल जाएगा। इतने कंटेंट मिल जाएंगे कि आपके एग्जाम बेहतर कराने के लिए काफ़ी होगा। आप लोग लेके आराम से पढ़ सकते हो, खास करके उन बंधु के लिए जिनके पास कम से कम 1.5 से 2 महीना टाइम है। जैसे एमटीएस वाले का अभी किसी के पास 1 महीना, किसी के पास 1.25 महीना है, स्टेनो वाले का, अगले वाला जीडी वाला है। तो ये लोग लेके अभी से तैयारी कर ले। जैसे आप मुझे चलते एग्जाम में खोजते हो ना कि कहाँ गए भैया मनोज, है ना, वैसे ही अगर पहले पढ़ लोगे ना बच्चा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि पढ़ ले, पास हो जाएगा ना तो घर द्वार मेरा नाम तो रोशन करेगा ही, अपना भी करेगा, घर परिवार माता पिता के लिए खुशी लेके आएगा। इससे बड़ा खुशी और क्या हो जाएगा। जब बच्चा सफल हो जाता है पेरेंट्स के लिए उनसे बड़ा खुशी और कुछ नहीं, यूं कहे तो उनका उम्र बढ़ जाता है मेरे भाई। ठीक है, चलते हैं आगे। अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड, है ना, किस जो सरकार के द्वारा दी जाती है वो कब से दिया जाता है। अमृता देवी बिश्नोई, अब इनका नाम सुने होंगे, है ना, खजरेली मेला भी लगता है भैया, है ना, खजरी का वृक्ष होता है ना। तो ये जो है अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड, ये केंद्र सरकार के द्वारा 2013 ईस्वी से शुरू करा गया था। कब से करा गया था? 2013 ईस्वी से शुरू करा गया था। देखिए अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड किस लिए दिया जाता है, तो वन्य जीव संरक्षण हेतु के लिए दिया जाता है। अब आते हैं अमृता देवी बिश्नोई मैडम की जो है थोड़ा बहुत कहानी जानते हैं पास्ट में। देखिए ऑथेंटिक इस भी कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, और जहां भी लिखा हुआ है वेरी करता है कि एग्जैक्ट वो समय क्या था। ठीक है मेरे भाई, तो फिर आपको समय से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछता है इनसे, सीधे ये पूछता है अमृता देवी बिश्नोई जो है क्या थे। तो भाई पेड़ बचाओ के लिए जो है जानी जाती है, खजरी के वृक्ष जो है कटने से रोकने के लिए जो है आत्म बलिदान दिए थे, बहुत जन दिए थे इनके साथ, लेकिन ये लीडर के रूप में काम की थी। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पे अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार जो है केंद्र सरकार के द्वारा 2013 ईस्वी से स्टार्ट करा गया था। देखिए जो अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड है या फिर अमृता देवी बिश्नोई के द्वारा जो मुहिम चलाया गया था उस प्राचीन काल में, है ना, तो ये भारत का पहला चिपको आंदोलन के जैसा है। अर्थात अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में चिपको आंदोलन से पहले चिपको आंदोलन के जैसा कौन सा आंदोलन, तो बिश्नोई आंदोलन कह दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है मेरे भाई, इनके अलावा चिपको आंदोलन भारत में कब चली थी, अब चिपको आंदोलन को भी समझना पड़ेगा। 1973 में चली थी। किनके द्वारा? सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी और चंडी प्रसाद, इन तीनों के माध्यम से। अगर महिला में नेता कहे तो गौरा देवी आंसर कीजिएगा, क्योंकि ग्रुप डी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि चिपको आंदोलन के महिला प्रणेता कौन थे, तो गौरा देवी आंसर होगा। वहां सुंदरलाल बहुगुणा याद कर लेने से काम नहीं हो पाएगी। ठीक है मेरे भाई, तो सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी और चंडी प्रसाद, ये उत्तराखंड रीजन में पेड़ों को कटने से संरक्षण प्रदान किया था। 1973 का काल होता है, इन्हें ध्यान रखेंगे। इंदिरा गांधी पर्यावरण अवार्ड कब से दिया जाता है? इंदिरा गांधी पर्यावरण अवार्ड ये दिया जाता है 1987 से भारत सरकार के वन मंत्रालय के द्वारा। इंदिरा गांधी पर्यावरण अवार्ड, आज हमने पर्यावरण वाला सभी अवार्ड को यहाँ पे आपके लिए रखा है ना भैया। इनके अलावा राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण अवार्ड, देखिए राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण अवार्ड अलग है, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार अलग है, तो दोनों को दाल भात नहीं मिला देना है, दोनों अलग अलग है। अगर वन्य जीव संरक्षण कहता है तो ये लंबा लिखा गया है ना जी, राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण अवार्ड बहुत लंबा है इनके तुलना में, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार के तुलना में ज़्यादा लंबा है, तो जो लंबा वाला है वो ज़्यादा ईस्वी में स्टार्ट किया गया है 1998 में, और जो छोटका वाला है राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार ये 1992 में स्टार्ट किया गया है। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार बता दिए 87 में, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार 2013 में। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं आगे। अब आइए इस स्लाइड में देखिए, डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय वन्य जीव फेलोशिप अवार्ड, इनकी शुरुआत हुई थी 1995 में। अब सलीम अली साहब को आप सभी जानते होंगे, ये इनको जो है बर्ड मैन ऑफ इंडिया या पक्षी मैन भारत का कहा जाता है। सलीम अली पक्षी अभयारण्य अगर कहेगा, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, अगर सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहता है तो गोवा आंसर होगा, है ना। सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहता है तो, बर्ड सेंचुरी कहता है तो गोवा आंसर होगा। लेकिन अगर सलीम अली नेशनल पार्क कहेगा तो जम्मू कश्मीर आंसर होगा। बजाइए ताली। ठीक है, ये दोनों कंफ्यूजिंग पेयर का क्वेश्चन है, बच्चे करके आ जाते हैं, यहाँ पे अपना आधा नंबर और गवा के आ जाएंगे, तो यहीं पे पहले क्लियर कर लेते हैं, सही रहेगा। इनके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी दादा? 1973 में हुई थी प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत। कल होके अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोजेक्ट टाइगर में पहला निदेशक किसे बनाया गया था, तो आप कहेंगे कैलाश सांखला को। इसी कारण इंडिया में कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है ना। याद रहेगी कि नहीं रहेगी? तो एकदम रखना ही होगा। जैसे अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में लखनऊ में कौन किए थे? शाहजानंद सरस्वती। अब मैंने उनका अध्यक्ष और सचिव भी बता दिया था, सरस्वती जी अध्यक्ष थे और सचिव कौन थे? एनजी रंगा साहब। तो कल होके अगर एग्जामिनर 2 स्टेप चले तो आप पहले से 2.5 स्टेप
चुपचाप चले रहो, ठीक है मेरे भाई। इनके अलावा कदम्ब नृत्य की स्थापना 1964 में किसके द्वारा किया गया था? कदम्ब नृत्य संस्थान की स्थापना जो है किनके द्वारा किया गया था? कुमुदनी लखिया। कुमुदनी लखिया का जो है ना नृत्य सेक्टर बताइएगा कि ये किस नृत्य से जुड़े हुए होंगे, कई बार बता चुके हैं आपको, ठीक है मेरे भाई। मणिपुरी नर्तनालय डांस स्कूल जिसकी स्थापना 1972 में किया गया था, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। मणिपुरी नर्तनालय डांस स्कूल पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है भैया। और एक है गोविंद जी नर्तनालय, दोनों भैया देखिए, गोविंद जी नर्तनालय का भी फंड विपिन सिंह ने किए हैं, लेकिन ये है मेघालय के इम्फाल में, और मणिपुरी नर्तनालय डांस स्कूल ये पश्चिम बंगाल में है। तो दोनों मिलता जुलता नाम है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। इनके अलावा नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र, ये कनक रेले के द्वारा, है ना, कनक रेले मोहिनीअट्टम के प्रमुख कलाकार थी, इन्हीं के द्वारा 1966 में ये कहां पर एस्टेब्लिश किए गए हैं? बिहार के नालंदा में? जी नहीं, मुंबई के अंदर किए गए हैं, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। नाट्य तरंगिणी की जो है स्थापना किसने किए हैं? तो राधा रेड्डी और राजा रेड्डी। रेड्डी सरनेम जो होता है वो कौन नृत्य से जुड़े हुए होते हैं साधारण केस में? तो कुचिपुड़ी से जुड़े हुए होते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य से कौन सी नाट्यका जुड़ी हुई है सर? तो भामा कल्पम जुड़ी हुई है, भामा कल्पम। कुचिपुड़ी नृत्य को आपको किस घाटी से रिलेट करना है सर? तो अरकू घाटी से। अरकू घाटी का नृत्य है ये। अरकू घाटी कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, है ना। तो ये सब थोड़ा सा विस्तारिता वाला दिमाग से सोचिए। इनके अलावा जो आपका ये है यानी नाट्य तरंगिणी है, ये कहाँ पे है? तो ये नई दिल्ली में है, 1976 में बसाया गया था। दर्पण एकेडमी ऑफ आर्ट परफॉर्मेंस कई बार बता चुके हैं हम आपको, 1949 में मृणालिनी साराभाई के द्वारा स्टार्ट करी गई थी, और ये कहाँ पे है? गुजरात के अहमदाबाद रीजन में है। कथक केंद्र की स्थापना कब होती है? 1964 के अंदर होती है, और ये जो कथक केंद्र है या फिर कथक नृत्य सेंटर भी कह सकते हैं इसे, ये दिल्ली के अंदर है, और ये जो आपका संगीत नाटक अकादमी है उनसे जुड़ा हुआ संस्था है, ठीक है। एफिलिएटेड बोलते हो अंग्रेजी में कि क्या बोलते हो? वही बोलते हैं शायद, है ना। इनके अलावा यामिनी स्कूल ऑफ डांस की स्थापना यामिनी कृष्णमूर्ति के द्वारा दिल्ली के अंदर करे गए थे। यामिनी कृष्णमूर्ति कौन कौन से नृत्य करते हैं साहब? तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, ये दोनों नृत्य कर लेते हैं, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। इसी प्रकार से सोनल मानसिंह है। सोनल मानसिंह कौन कौन से नृत्य कर लेती है? भरतनाट्यम और ओडिसी कर लेती है सर। मृणालिनी साराभाई है, ये भी भरतनाट्यम और कथकली कर लेती है। मल्लिका साराभाई है ना। तो ये सब जो है एक से अधिक नृत्य करने वालियों में से हैं, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा सृजन नामक संस्था की स्थापना, सृजन नामक संस्थान की स्थापना गुरु केलुचरण महापात्रा ने कब करे थे? 1993 में करे थे, उड़ीसा के अंदर है, और गुरु केलुचरण महापात्रा ओडिसी नृत्य के गुरु थे। इनके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति हेतु 6 सदस्य समिति की सिफारिश राष्ट्रपति के द्वारा, है ना, की जाती है। यह 6 सदस्यीय समिति का मुखिया कौन होता है? देखिए क्वेश्चन मैंने खुद क्रिएट किया है, तो थोड़ा सा अटपटा आपको लग रहा है। मैं आपको समझाता हूं कि मैं क्या लिखना चाह रहा हूं, कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति साहब करते हैं, लेकिन किसके सलाह पे? तो एगो 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाता है। तो इन 6 समिति कमेटी का गठन के द्वारा पीएम को ये सलाह देते हैं, फिर माफ कीजिएगा प्रेसिडेंट को सलाह देते हैं, और प्रेसिडेंट जो है मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। तो ये जो 6 सदस्यीय समिति है, इनमें जो है मुखिया कौन होते हैं या फिर अध्यक्ष कौन होते हैं? ऐसा क्वेश्चन है। स्रोत कहां से रहेगा? लक्ष्मीकांत, क्योंकि मैंने भी लक्ष्मीकांत अच्छे से तो नहीं लेकिन पढ़े हैं, ठीक है भाई। तो ये स्रोत लक्ष्मीकांत है। तो ये जो है आपका, इसके जो मुखिया होंगे ये 6 सदस्य का, ये पीएम होते हैं। कौन होते हैं भैया? प्रधानमंत्री होते हैं। मैंने कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री या फिर उनके द्वारा जो गठित आपका मतलब 6 सदस्यीय कमेटी या फिर प्रधानमंत्री कह सकते हैं सम्मिलित रूप से, इनके सलाह पे राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? आएगा, थोड़ा सा जोर डालिए, है ना। इनके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है कैसा निकाय है? सांविधिक निकाय है, न कि संवैधानिक निकाय है, ठीक है। और संवैधानिक लिखिएगा यहाँ पे, यहाँ इसको मिटा ही देते हैं नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। और संवैधानिक लिखा गया है, और संवैधानिक होगा और संविधिक होगा। देखिए संविधिक और संवैधानिक में फ़र्क है,
विधिक मतलब क्या होता है दादा? कानून, है ना। तो इसे आप कानूनी जो है इंस्टीट्यूट भी कह सकते हो, संवैधिक भी कह सकते हो, लेकिन संवैधानिक नहीं कह सकते हो, क्योंकि इनके लिए संविधान में जो है आर्टिकल वगैरह अलॉट नहीं है। हमारा तो मोटा सा यही फंडा है पहचानने का भैया, जिनके लिए आर्टिकल है वो जो है संवैधानिक कर लीजिएगा, ठीक है। अब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की जो स्थापना होती है ये कब होती है? 1993 में होती है सर, है ना। कब होती है? 1993 में होती है। देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग भी चर्चा में है अभी, है ना। उनके जो अध्यक्ष हैं वो इस्तीफा दे दिए हैं, तो भैया उनको भी ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में होती है। महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत 1992 में होता है राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना। फिलहाल मैं राष्ट्रीय महिला आयोग से यहाँ आ जाता हूँ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना है 1993 में होते हैं। अध्यक्ष की नियुक्ति और सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। जो अध्यक्ष की नियुक्ति होते हैं वो किनके सलाह से नियुक्त होते हैं? तो 6 सदस्यीय कमेटी के सलाह से नियुक्त होते हैं। वह 6 सदस्यीय कमेटी में प्रधान कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष के अलावा 5 गो अन्य सदस्य भी होता है। अगर आप सदस्य की बात करते हैं तो बाद बाकी जो है अंशकालिक और भी सदस्य होते हैं, उसकी बात मैं आगे कर लूंगा। अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सीधे सीधे पूछता है कि कितने लोग होते हैं, तो 1 + 5 6 लोग होते हैं, है ना। अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्य की समिति के सिफारिश पर की जाती है। यही बात मैंने शुरुआत में आपको बताने की कोशिश करी थी, है ना। सिफारिश करने हेतु जो 6 सदस्यीय समिति होती है ना, उनमें कौन कौन होते हैं? तो एगो तो प्रधानमंत्री होते हैं जो चीफ होते हैं उस कमेटी के, लोकसभा का अध्यक्ष भी होते हैं, राज्यसभा के उपसभापति होते हैं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि राज्यसभा का अपना कोई सभापति होते ही नहीं है, वो तो पदेन सभापति होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति, है ना। एडिशनल वर्क है इनका, ठीक है मेरे भाई। तो ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पे उपसभापति आते हैं वो 6 सदस्यीय में, न कि उपराष्ट्रपति साहब आते हैं। संसद के दोनों सदनों के जो विपक्षी दल के नेता होंगे ना, जैसे अभी राहुल गांधी हैं, लेकिन विपक्षी दल के नेता जिन्हें अलॉट किए जाते हैं तो वो जो है इन्हें भाग लेते हैं। इनके अलावा जो है केंद्रीय गृह मंत्री भी भाग लेते हैं। तो ये वो 6 सदस्यीय कमेटी है जो सिफारिश करते हैं मानवाधिकार में सदस्यों की नियुक्ति हेतु, किसे? राष्ट्रपति साहब को। आयोग में अध्यक्ष भारत के कोई भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं। इस लाइन को जरा अच्छे से समझेंगे, नहीं तो एग्जाम में क्वेश्चन गलती होगी धुप से, है ना, जरा अच्छे से समझेंगे। देखिए जो आयोग में अध्यक्ष होता है ना, वो कौन बन सकता है, ऐसे मैं समझाना चाह रहा हूं। तो जो आयोग में अध्यक्ष होते हैं ये सेवानिवृत्त, कोई भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, चाहे तो किसी भी न्यायालय से चीफ जस्टिस के पोस्ट से रिटायर हुआ हो ना, तो वो जो है आयोग में मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं। अगले ही लाइन में इसी चीज को फिर से अलग करते हैं। अब देखिए या लगा दिया, एक तो आपका मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, कोई भी न्यायालय के रिटायर्ड होना चाहिए, या फिर उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? अगर भाई किसी भी अन्य न्यायालय की बात करते हैं तो वहां पे वो चीफ जस्टिस के तौर पे काम किए होना चाहिए और रिटायर होना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट के लिहाज से बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। सदस्य चुने जाने हेतु अहर्ता, ये तो अध्यक्ष की बात हो गई। अब जो 5 गो सदस्य आ रहे हैं उनकी क्या योग्यता है ना, क्या जो है आपका उनके पास होना चाहिए, तो जो चुने जा सकते हैं। तो इनकी अहर्ता है कि उच्चतम न्यायालय में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश। अब देखिए उच्चतम न्यायालय में कार्यरत यानी सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश की चर्च नहीं है, यानी सुप्रीम कोर्ट के कोई भी न्यायाधीश जो है सदस्य बन सकते हैं, है ना। या लगा के फिर एक दूसर कंडीशन है। दूसर कंडीशन का है कि यदि किसी उच्च न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, अगर आपको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सदस्य बनना है तो सर्वोच्च न्यायालय में आप न्यायाधीश भी हो तो भी चलेगा, लेकिन अगर हाई कोर्ट में अगर आप काम कर रहे हो, है ना, तो कार्यरत हो चाहे सेवानिवृत्त हो, आपको मुख्य न्यायाधीश के पोस्ट से रिटायर या फिर मुख्य न्यायाधीश के पोस्ट पे होना होगा, तभी आप जो है सदस्य बन सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है सुप्रीम कोर्ट के कोई भी न्यायाधीश और अन्य कोर्ट जो है वहाँ के मुख्य न्यायाधीश की ही यहाँ पे एंट्री होती है ना। इनके अलावा मानव अधिकार आयोग में कितने पदेन सदस्य होते हैं? देखिए अभी 6 गो सदस्य जो था ये परमानेंट वाला था, अभी पदेन सदस्य की बात होंगे तो पदेन सदस्य जो है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में 7 गो होते हैं। 7 गो, जिनमें बाध्यता क्या है कि कम से कम एगो फीमेल जरूर हो, एगो महिला जरूर हो, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सदस्यों की जो एज होते हैं या फिर अध्यक्ष की जो रिटायरमेंट एज होती है वो कितनी होती है? तो इन्हें 3 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। अगर 3 वर्ष से पहले ये 70 वर्ष की आयु क्रॉस कर लेते हैं तो इन्हें सेवानिवृत्ति दे दी जाती है। चलते हैं हम आगे। इनके अलावा
पुहार शहर की स्थापना किस चोल राजा ने करवाया था? देखिए, पुहार शहर की स्थापना जो है करिकाल ने करवाया था। आपसे डायरेक्ट भी पूछता है कि ये जो करिकाल है ये कौन वंश से संबंधित होंगे, तो जो है ये चोल वंश से संबंधित होंगे। और चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो विजयालय। कौन थे भैया? विजयालय। विजयालय जो है ये चोल वंश के संस्थापक हुआ करते थे, तो इन्हें ध्यान रखेंगे। नागलपुरम शहर की स्थापना किसने करवाए थे? कृष्णदेव राय ने करवाए थे। कृष्णदेव राय संगम मतलब विजयनगर साम्राज्य के अधीन कौन वंश के शासक हुए? तो तुलुवा वंश के शासक हुए कृष्णदेव राय। इन्हें भी ध्यान रखेंगे। मुगलों का पहला और नियोजित शहर कौन सा था? तो फतेहपुर सिकरी था। फतेहपुर सिकरी को किसने बसाया था? अकबर ने बसाया था। फतेहपुर सिकरी में स्थित बुलंद दरवाजा को किसने बनवाया था, जो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था? तो इसका भी निर्माण अकबर ने करवाया था। अकबर ने ही करवाया था, ऐसा लिखना चाह रहा हूं, लेकिन यहाँ पे नहीं लिख गया है। स्वाभाविक सी बात है, एक एक प्रश्न को टाइप करता हूं सर तो एक आध मिस्टेक होगा, जिसे करेक्शन करके मैं आपको देता हूं। ठीक है मेरे भाई, है ना। तो ये अकबर ने ही करवाया था आपका कौन सा भैया? बुलंद दरवाजा का भी निर्माण। दीन पनाह नगर की स्थापना जो है ये किन्होंने किया था? तो मतलब सेकेंड मुगल बादशाह हुमायूं के द्वारा करा गया था। हुमायूं के द्वारा बक्सर का युद्ध, चौसा का युद्ध या फिर बिलग्राम का युद्ध, दोनों में सेम कैरेक्टर होते हैं सर, हुमायूं और शेरशाह सूरी। ठीक है भाई, शेरशाह सूरी इन्हें ही पटखनी देके जो है सूरवंश की स्थापना करे थे। ठीक है भैया। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था, जो लोदी वंश के एक शासन हुआ करते थे, सल्तनत कालीन शासक हैं ये। इनका ओरिजिनल नाम निजाम खान हुआ करता था, इसीलिए हमने आगरा शहर के संस्थापक में सिकंदर लोदी या फिर निजाम खान लिखे हैं। इनके अलावा जयपुर शहर की स्थापना, बहुत ज़्यादा प्यार है एसएससी को जयपुर और उदयपुर से। यहाँ के जो संस्थापक हैं या फाउंडर हैं इनको काफ़ी बार पूछे जाते हैं। जयपुर शहर की स्थापना राजा जयसिंह सेकेंड ने किए थे और उदयपुर शहर की स्थापना राजा उदय सिंह सेकेंड ने किए थे। तो याद रखने में कोई भी गड़बड़ी नहीं है जी, सेकेंड लगा देना है। जयपुर में जय सिंह, उदयपुर में उदय सिंह। ठीक है भाई। इनके अलावा अमृतसर शहर की स्थापना या नींव रखने का श्रेय किन्हें दिया जाता है? तो सिख धर्म के चतुर्थ गुरु रामदास को दिया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया है कि जो स्वर्ण मंदिर है, जिसे हर मंदिर भी कहते हैं, है ना, जो सिख धर्मावलंबियों की सबसे बड़ी आस्था का केंद्र है, तो ये जो स्वर्ण मंदिर की नींव है ना, ये भी रखे थे गुरु रामदास ही, लेकिन इसे बाद में गुरु अर्जन देव ने बनवाए थे, जो 5वें गुरु हुए थे। सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन है भैया? गुरु नानक साहब हैं। गुरु नानक साहब हैं। और 10वें गुरु कौन हुए? गुरु गोविंद सिंह है। तो इन सभी को ध्यान रखिएगा, काम आवेगी। इनके अलावा अजमेर शहर की स्थापना कौन किए थे भैया? अजय पाल चौहान के द्वारा करा गया था अजमेर शहर की स्थापना। अजमेर में क्या है आपका, एक जो सूफी परंपरा की शुरुआत हुई थी ना, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की मकबरा है, जो सूफी परंपरा की शुरुआत करने वाले माने जाते हैं। ऐसा भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा हुमायूं के मकबरा का निर्माण कौन करवाया था भैया? हाजी बेगम या बेगा बेगम। ये कौन थी भैया? ये हुमायूं की विधवा पत्नी थी। अब विधवा पत्नी कैसे कह सकते हैं, है ना, जब हुमायूं मर गए तब ना विधवा हुई, तो विधवा पत्नी आप नहीं कह सकते हैं। ठीक है, ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है, क्योंकि जब तक पति मरेगा नहीं तब तक पत्नी विधवा कैसे कहलाएगी, और जब मर गई गया तो हुमायूं सुनने के लिए है कहाँ। ठीक है, तो इसे विधवा पत्नी हम नहीं कह सकते, तो हम कहेंगे हुमायूं की पत्नी। ठीक है भैया। इनके अलावा ये जो है, ये आपका हुमायूं का मकबरा है ना, ये पहला उद्यान मकबरा है, मतलब गार्डन टाइप से क्रिएट करा गया था। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। और ये कहाँ पे है? तो ये चित्तौड़गढ़ में है। इनके अलावा आगरा का किला के अंदर जो शीश महल है उनका निर्माण कौन करवाया था? तो आगरा के किला के अंदर जो शीश महल है ना, उनका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और आगरा का किला का निर्माण करवाए थे अकबर ने। नहीं समझे? आइए देखिए, ऐसा है भैया कि ये आगरा का किला है, इसके अंदर शीश महल है, तो इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया। ये टोटल आगरा का किला का निर्माण अकबर ने करवाया था। इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा ओणम त्यौहार मलयालम कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है? हाँ, तो कहाँ थे हम? ये ओणम त्यौहार मलयाली कैलेंडर के किस महीने में होता है? ये पहला महीना में होता है, माफ़ कीजिएगा, चिंगम महीना में होता है। भाई मलयाली कैलेंडर की जो महीना होता है ना, उनका नाम मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि कौन महीना में होता है। जैसे हिंदू कैलेंडर चैत बैसाख जेठ आकार, ग्रेगोरियन कैलेंडर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, वैसे ही मलयालम कैलेंडर में एक महीना है चिंगम, इसमें हुई होती है।
है ना, कहीं कहीं इसे सिंगम भी लिखा होता है। इनके अलावा ओणम त्यौहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार, अगर आप हिंदू कैलेंडर में इसे आप रिलेट करेंगे, है ना, तो ये आपका भाद्रपद या आश्विन माह में होगी, ठीक है, जो 10 दिनों तक चलती है। इस त्यौहार में महाबली या भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इसी त्यौहार में आपका वो जो स्नेक बोट रेसिंग वाला फेस्टिवल है, बेल्लम कली वाला, का आयोजन किया जाता है, ठीक है। केरल के अन्य प्रमुख त्यौहार में आएंगे त्रिशूर पूरम हो जाएगा, अट्टुकाल पोंगल हो जाएगा, मकर बिलक्कू बीसू इत्यादि। ये सभी के सभी जो है ये जो है केरल के प्रमुख त्यौहार हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे। मकर संक्रांति का त्यौहार माघ महीने में मनाया जाता है। एक बच्चा बोल रहा है सर इस बार सिलेक्शन लेके सीधे पहला सैलरी आपको भेजूंगा। अरे पहला सैलरी नहीं भेजना है रे, पहला सैलरी भगवान को चढ़ाना है और मुझे आपसे ये नहीं चाहिए। आपने कह दिया बहुत है, सिलेक्शन ले लीजिए, यही मेरे लिए मेरी कमाई है ना। चलिए, मकर संक्रांति का त्यौहार माघ महीने में मनाया जाता है। माघ के अलग अलग राज्यों में आपने देखा होगा, एक लड़की ने मुझे जो है 1000 रुपया जो है भेज दी थी कुछ दिन पहले, है ना। यहीं पे महाराष्ट्र में ही कहीं जो है स्टेनोग्राफर के पोस्ट पे सेलेक्ट हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद उनके भावी भविष्य के लिए भी, और आगे और तरक्की करे, ये शुभकामना भैया। तो ये जो है मकर संक्रांति आपके माघ महीने में होते हैं। इसे हम राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं, जो मैंने आपको कई बार बता चुका है, अलग अलग राज्य इमेज के साथ कि कहाँ पे इसे क्या बोलते हैं। जैसे असम में बिहू कहेंगे, है ना, बिहार में मकर संक्रांति भी कहते हैं। इनके अलावा उत्तर प्रदेश में खिचड़ी कहते हैं, तमिलनाडु में पोंगल कहते हैं, केरल में मकर बिलक्कू कहते हैं, गुजरात में उत्तरायण कहते हैं, पंजाब हरियाणा में लोहड़ी कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में माघ साजी कहते हैं। ये मकर संक्रांति का जाल है। हम चलते हैं आगे। इनके अलावा गुरु नानक के जन्मदिन पे मनाए जाने वाली प्रमुख त्यौहार जो आपका कौन सा त्यौहार होता है वो, एक सेकेंड, गुरु पर्व होता है। नहीं लिखा क्या? यहाँ पे लिखा है, देखिए, गुरु नानक के जन्मदिन में मनाए जाने वाले प्रमुख त्यौहार गुरु पर्व हिंदू कैलेंडर के कार्तिक माह में होता है ना। इनके अलावा खालसा पंथ के संस्थापक उपलक्ष्य स्थापना के उपलक्ष्य में बैसाखी का त्यौहार जो पंजाब हरियाणा में नववर्ष के रूप में मनाए जाते हैं। ये खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में करे थे, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा मुहर्रम का त्यौहार जो होता है ना, जो इस्लामी नववर्ष है, मुहर्रम क्या है भाई, इस्लामी नववर्ष है। तो इनकी जो मतलब इस्लामी कैलेंडर के अनुसार ये प्रथम मास में होता है। अब कोई भी नववर्ष है तो जनरली प्रथम मास में ही होगा, तो इससे भी आप याद रख सकते हैं। बस इतना याद रखना है कि मुहर्रम जो है इस्लाम धर्म में नववर्ष के रूप में मनाए जाते हैं, ठीक है भाई, ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार की कुल कितनी भागीदारी होती है? तो 50%। देखिए, इसको ऐसे बांटा गया है 50, 15 और आपका कितना बचा जी, 35। 50% सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अदा करते हैं, 15% वो संबंधित स्टेट गवर्नमेंट देते हैं, और 35% वो रिलेटेड बैंक देता है जिनसे वो जुड़ा रहेगा, ठीक है भाई। तो ये 100% का ब्यौरा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का। अब आते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कौन समिति के अनुसार हुआ था? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है नरसिम्हा समिति के सिफारिश या अनुसार हुआ था। कब हुआ था? 1975 में हुआ था। भारत के सिक्किम राज्य और गोवा राज्य में यहाँ पे कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं मिलेगा, चाहे तो आप टॉर्च लेके ढूंढ लीजिए। इनके अलावा वर्ष 1920 ईस्वी में भारत में प्रथम भूमि बैंक की स्थापना की गई। इसे VVI कर लेंगे, एग्जामिनर का नज़र अभी यहाँ तक नहीं पड़ा है, मैंने पहले ही अपनी दृष्टि डाल दिया हूँ, ठीक है भैया। तो आपके लिए एक ऐसा क्वेश्चन जो जनरली बच्चे छोड़ देंगे क्योंकि इसे हल्का में लेते हैं, ध्यान ही नहीं देते, है ना। इनके अलावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा भूमि विकास बैंक के माध्यम से क्या करते हैं अपन? तो भाई जो ग्रामीण पट्टी के लोग हैं, जो गांव खेरे के लोग हैं, उनको जो है ना मतलब आसानी से लोन प्राप्त हो जाते हैं, ऋण प्राप्त हो जाते हैं। ये बहुत मोटे लोन तो नहीं देते हैं, लेकिन एक छोटे मोटे उद्यम के लिए आराम से उपलब्ध करा देते हैं, ठीक है। इनके अलावा वर्ष 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 3 प्रमुख बैंकों को मिलाकर के किया गया था। वो 3 प्रमुख बैंक कौन कौन से हैं? तो 3 को बढ़ के जो आपका मतलब क्या बोलते थे, क्या बोल सकते हैं, जो स्थान बोल सकते हैं उस समय में, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई। उस समय में अंग्रेजों का ये तीनों हब हुआ करता था, तो इन्हीं के नाम पे बैंक भी स्थापित किए गए थे। इन तीनों को मिला के इंपीरियल बनाया गया 1921 में, और इसी इंपीरियल को 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम दिया गया आज़ादी के बाद, ठीक है। जो आज क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकारी बैंक में सबसे बड़ी बैंक है। इनके अलावा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसे अपन SIDBI कहते हैं शॉर्ट में, इसकी जो गठन
हुई थी 1990 में हुई थी, और इस पे जो समिति काम करा था आबिद हुसैन समिति काम करा था। और जो आपका जो मुद्रा योजना होता है ना, इसका हेडक्वार्टर पहले देख लीजिए लखनऊ में है। अब जो सिडबी है ना, इसमें जो मुद्रा योजना है अपना मुद्रा योजना है ना, जिसमें अपन इसको फुल फॉर्म भी पूछता है तो पहले समझ लीजिए माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस। मुद्रा में हमेशा आर का फुल फॉर्म ज़्यादा पूछा जाता है, रीफाइनेंस होता है, ध्यान रखेंगे। तो ये जो है ना सिडबी की भागीदारी वाली है ना। और अभी आपको पता होगा कि जो मुद्रा योजना की तरुण कैडर की लोन है, तरुण कैडर सबसे अपर कैडर हुआ करता था, जिसकी पहले मैक्सिमम लिमिट 10 लाख रुपया थी, लेकिन इस बार की बजट प्रबंधन में इसको जो है 20 लाख रुपया कर दिया गया है। तो कल होकर अगर आपके एग्जाम में पूछे कि भाई मुद्रा योजना में तरुण कैटेगरी की मैक्सिमम सीमा कितनी है, तो 20 लाख रुपया कर दीजिएगा। मैक्रो फाइनेंस कंपनियों को कौन रेगुलेट करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है। मैक्रो फाइनेंस कंपनी क्या होता है, कैसे होता है, क्या करता है, ये सब बातें हमने पहले भी कई बार कर चुके हैं। नीलाद्री कुमार का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार बजाते हैं नीलाद्री कुमार। अब सितार के अन्य प्लेयर में आएंगे, इलियास खान होंगे। पंडित रविशंकर को आप सभी जानते हैं, याद होगा, याद नहीं रखना। अनुष्का शंकर इनकी पुत्री है, इन्हें भी याद नहीं रखना। अरविंद पारेख साहब को कई बार बता दिए हैं, इन्हें भी याद नहीं रखना। शिवनाथ मिश्रा नया चेहरा होगा आपके लिए, इन्हें याद रखिएगा। शाहिद परवेज साहब बता चुके हैं। शंकर भट्टाचार्य नया चेहरा होगा आपके लिए, याद रखिएगा। आदित्य मुखर्जी साहब को भी बता चुके हैं। विलायत खान नया चेहरा हो सकता है। बंदे हसन निखिल बनर्जी को भी बता चुके हैं। तो जो आपके लिए ऐसे क्वेश्चन में मेरे क्लास में जो चीज़ आपके लिए नवीन हो ना, उसे पकड़िए, और जो पुराना हो उसे रिवीजन करते हुए सट से निकाल दीजिए। चलते हैं आगे। इनके अलावा सितार की उत्पत्ति का श्रेय किसे दिया जाता है? सितार का तो भैया अमीर खुसरो को दिया जाता है। इसे पूर्ण रूप से आप नहीं कह सकते हैं कि इन्होंने ही बनाया था, लेकिन जो क्वेश्चन चलता आ रहा है, परंपरा है, तो अपने को मानना होगा। तो अपने को ऐसा माना जाता है कि सितार की उत्पत्ति जो है मतलब क्या बोलते हैं, खोज या बनाने का श्रेय जो है अमीर खुसरो साहब को दिया जाता है। अमीर खुसरो साहब को तोताए हिंद या तूतिए हिंद कहा जाता है, इन्हें ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जामिनर। अब देखिए, जो बहुत कम तादाद में है, जो एक्सेप्शनल टाइप से हैं या फिर यूनिक टाइप से हैं, इन्हें आप कह सकते हैं यू श्रीनिवासन मैंडोलिन प्ले करते हैं। मैंडोलिन के बहुत कम प्लेयर हैं, गिने चुने प्लेयर हैं। अन्नपूर्णा देवी सुरबहार प्ले करती हैं। पंडित विश्वमोहन भट्ट मोहन बीना से हैं। इनके अलावा ब्रजभूषण कावरा ये गिटार बजाते हैं, है ना, ध्यान रखेंगे। अप्पा जुलगांवकर इसी प्रकार के हैं, जो लिमिट वर्जन में है ना, इन्हें ध्यान रखेंगे। तोताराम पखावज ये भी आपके लिमिट वर्जन में है ना। टी.एच. विनायक घाटम ये भी आपके लिमिट वर्जन में है। तो इन सब को जरूर ध्यान रखेंगे। कहीं पर किसी क्लास में शायद मैंने विश्वमोहन भट्ट को बीना से रिलेट कर दिया था, है ना, इसे मोहन बीना कर लीजिएगा, ठीक है मेरे भाई, याद आ गया मेरे को। कभी तो मैंने ऐसा मौखिक रूप से ही जो है थोड़ा सा गलती करा है, मैंने बीना बताया है किसी एक क्लास में, क्लास तो मुझे याद नहीं। महात्मा गांधी और चित्तरंजन दास के बीच समझौता कब हुआ था, जिसे इतिहास में गांधी दास पैक्ट के नाम से जानते हैं? गांधी दास पैक्ट के नाम से जानते हैं। तो भैया 1924 में हुआ था। गांधी अंबेडकर पैक्ट सुने होंगे, है ना, पूना पैक्ट सुने होंगे, आज गांधी दास पैक्ट सुनिए, 1924 में हुआ था। हुआ यूं कि भैया गांधी जी की पूरी हिस्ट्री तो मैंने आपको बता ही चुका है कि भाई 1891 में इन्होंने जो है पढ़ाई पूर्ण करो, 1893 में अफ्रीका गयो, 1901 में फॉर्मल विजिट के लिए इंडिया आए, जहां पे कांग्रेस के अधिवेशन में जो है पहली बार इन्हें देखा गया। फिर 1915 में पूर्ण रूप से इंडिया आ गए, है ना। इससे पहले साउथ अफ्रीका में कई संस्था की स्थापना की, नटाल भारतीय कांग्रेस की, टॉल्स्टॉय फॉर्म की, फिनिक्स फार्म से भी जुड़े रहे। ये सब जो है इसीलिए कहा जाता है कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ? साउथ अफ्रीका में। फिर 1915 में परमानेंट इंडिया लौटे। फिर 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे, जहाँ पे राजकुमार शुक्ल ने उन्हें मुलाकात की और उन्होंने जो है बिहार के चंपारण की व्यथा सुनाया, नील आंदोलन वाला, मतलब नील की खेती वाला, तीन कठिया पद्धति वाला। नील आंदोलन एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे सुनाए। फिर 1917 में गांधी जी चंपारण गए, वहाँ पे चंपारण सत्याग्रह किया, और इस प्रकार से अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी का यह प्रथम सत्याग्रह हुआ। लेकिन यह एक क्षेत्रीय सत्याग्रह था, क्योंकि बिहार के चंपारण एक सीमित मतलब रीजन है ना। लेकिन पूरे इंडिया लेवल पे जो आपका सत्याग्रह हुआ, ये 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ, जिन असहयोग आंदोलन में इंडिया में सभी समुदाय का भरपूर सहयोग प्राप्त
समाप्त हुआ था, लेकिन यह ज़्यादा दिन चल नहीं पाया। 1922 में चौरा चौरी हिंसक हत्याकांड होता है जिसमें कई सारे अंग्रेज में मर जाते हैं, है ना। तो इनको जो घटना से क्षुब्ध होकर गांधी जी इसे जो है रोकने का निर्णय लिया। हालांकि कुछ नेता इन्हें रोकना नहीं चाहते थे, लेकिन इन्हें रोक दिए गांधी जी और बंद कर दिए। फिर क्या हुआ कि इन पार्टी से अलग होकर 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज दल की स्थापना कर ली है। फिर 1924 में क्या होते हैं, चित्तरंजन दास के साथ गांधी जी की एक समझौता होती है जिसे दास गांधी समझौता कहते हैं। सेम इसी ईयर 1924 में ही गांधी जी कांग्रेस में पहली बार अध्यक्षता संभालते हैं बेलगांव अधिवेशन के अंदर। ठीक है भाई, तो ये थे गांधी जी की आपका जो है एक छोटा सा जर्नी प्रस्तुत किया हो आप लोगों के सामने। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। ठीक है भाई, आज पहली बार शायद मैं बोल रहा हूँ, है ना। चलिए कोई नहीं। इनके अलावा यही चीज़ जो मैंने बताया है ना, यही सब चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखा है जो मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पे आते हैं, अलग चीज़ की दर्शन करते हैं। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में होती है। इसे गोरों का कमीशन कहा जाता है ना। गोरो अर्थात इंग्लिशमैन, है ना। इनके अलावा ब्रेक हैंड इस प्रकार से इनका नाम है, ब्रेक हैंड इस प्रकार से इनका नाम है। इन्हीं के द्वारा नियुक्त किया गया था साइमन कमीशन को। ठीक है, साइमन कमीशन भारत आ जाते हैं 28 में और अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं 1930 में। तो यहाँ पे गैप देख लीजिए, पहले वर्तमान में 1 साल का, फिर 2 साल का गैप है, 27, 28, 30, है ना। इनके अलावा गांधी इरविन समझौता इनके ईस्वी के दिन के साथ पूछा जाता है ये क्वेश्चन। 1931 से खाली काम नहीं चलेगा, तो इनको याद कर लीजिएगा। 5 मार्च 1931 को जो है गांधी इरविन समझौता हुए थे, इरविन और गांधी जी के बीच में। इनके अलावा इस समझौता में किस चीज़ के लिए जो है मनाए गए थे, तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए जा रहे थे ना, जिसे अपन दांडी मार्च भी कह सकते हैं, है ना, नमक आंदोलन भी कह सकते हैं, जो 12 मार्च 1923 ईस्वी को चलाया गया था। तो इन्हीं को जो है ना रोकने के लिए जो है प्रस्ताव रखा गया था इस आंदोलन, मतलब इस समझौता में। इनके अलावा हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी ने किए थे, जबकि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन भीमराव अंबेडकर ने किए थे। एक क्लू बताता हूं, जहां भी हरिजन शब्द आए ना तो वो गांधी जी को रिलेट कीजिएगा, और जहां भी दलित शब्द आए वो भीमराव अंबेडकर साहब से आंसर लगाइएगा। तो ऐसा एक क्लू है, आपको आंसर जो है 99% केस में सही होगी, है ना। जैसे हरिजन संघ आपका जो है महात्मा गांधी साहब, है ना। तो ये जो एक मैं छोटा सा ट्रिक बता दिया हूँ, आपको काम आएगा। इनके अलावा बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन भीमराव अंबेडकर साहब ने किए थे, ये बात भी ध्यान रखेंगे। मंदिर प्रवेश आंदोलन भी भीमराव अंबेडकर साहब चलाए थे। भीमराव अंबेडकर साहब की किताब कौन सा कल बताया था, वेटिंग फॉर वीजा, ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु को किस अक्षर से कोडित किया जाता है। अब आइए देखिए, ये सब क्वेश्चन जो है ना सीरियल वर्जन है, मेंस वर्जन है ये सब क्वेश्चन। ठीक है, देखिए जो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, जैसे इंडिया के केस में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु होते हैं, तो इसे अपन AM से कोडित करते हैं। किससे कोडित करते हैं, AM से कोडित करते हैं। अब पहले इंडिया की जलवायु लेवल से समझ लेते हैं, फिर अन्य जलवायु को समझेंगे कि किस वर्ड से कोडित करते हैं। ठीक है भाई, देखिए भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। भारत में 4 प्रकार की ऋतु होती है, यहाँ से भी क्वेश्चन आए हैं। तो कभी कभी एग्जामिनर बहुत छोटा सा क्वेश्चन ब्रेड पकौड़ा जैसे पूछ देता है कि सीधा खा ले बेटा और 2 नंबर ले ले। ठीक है, तो ऐसे ही पूछा जाता है कि भारत में कितने ऋतु होती है। और कभी कभी तो मैंने ये भी पूछते देखा है कि इस ऋतु के बाद कौन सा ऋतु आता है। कभी कभी मैंने ये भी पूछाते देखा है कि भाई जो आपका रावण दहन करते हैं ना, उसमें किसको मैंने कौन फेस्टिवल पे ये चीज़ करते हैं। तो कभी कभी बहुत इजी भी पूछता है, किसे रोशनी का त्यौहार कहा जाता है, ये भी पूछ देता है। रंगों का त्यौहार किसे कहते हैं, ये भी पूछ देता है। लू कौन दिशा में चलता है, ये सब क्वेश्चन है जी। ये सब तो कॉमन सेंस ऐसे हम गाँव में सुनते हैं, जो नहीं पढ़ता वो भी बना देगा। ठीक है, तो कभी कभी छोटा छोटा क्वेश्चन भी आ जाता है। तो जो ऋतु है ना, ये 4 गो होता है ना। ऋतु 4 गो होता है। ये कौन कौन से भैया, शीत ऋतु होता है, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, और यहाँ पे देखिए ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, मानसून या वर्षा ऋतु या शीत ऋतु, ये 4 गो ऋतु है। ग्रीष्म माने गर्मी, शरद माने ठंडी, मानसून माने वर्षा, नहीं शीत माने ठंडी या मानसून माने वर्षा होगा यहाँ पे। और ये एक ऋतु हो जाएगा, अपन इसे बसंत भी कहते हैं क्या। एक सेकंड रुकिए, ग्रीष्म ऋतु उल्टा पुल्टा है, गर्मी के बाद वर्षा होना चाहिए, तो उल्टा पुल्टा हो गया है थोड़ा यहाँ पे, है ना। गर्मी के बाद वर्षा होना चाहिए, क्योंकि भाई गर्मी के बाद तो वर्षा ही होती है ना। थोड़ा उल्टा हो गया, लेकिन चारों यही होता है। ठीक है, अब इतने छोटे से चीज़ में भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भारत में मानसून की शुरुआत सबसे पहले जून के प्रथम सप्ताह में साउथ के केरल से खास करके होती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून में होती है, और वर्षा का अधिकांश स्रोत जो है अरब सागर से आती है, और दूसरा सर्वाधिक स्रोत बंगाल की खाड़ी, क्योंकि हम जो है एक तरफ पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर से घिरे हुए हैं। इनके अलावा जो तटवर्ती राज्य है ना, जैसे केरल वगैरह, है ना, तो यहाँ पे जो है अम्ल वर्षा लिखा है भाई, मानसून से पूर्व
अम्ल वर्षा नहीं भाई, आम्र वर्षा इसे लिखना भाई, आम्र वर्षा, मैंगो सवर, है ना, या फिर कॉफ़ी सवर, इस प्रकार से। तो ये आम्र वर्षा कर लीजिएगा, 2 जगह गलत हुआ है, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन करेक्ट करके दूंगा, मैं हूँ तो गलती नहीं जाने दूंगा, यहाँ बता देता हूँ। आम्र वर्षा है ना, ये केरल में होता है। देखिए सबसे अधिक वर्षा जो है ना ये आपका दुनिया में है, ये मासिनराम में होता है। और मासिनराम में कौन पहाड़ी के अंतर्गत सबसे वर्षा प्राप्त होती है, तो कहने आप खासी पहाड़ी, वहाँ पे 3 गो पहाड़ी है जी, गारो, खासी, जयंतिया, तीनों जनजाति भी है, तो लेकिन खासी पहाड़ी रीजन जो है ना वहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होगा आपका। इनके अलावा भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको, तो वो तो पश्चिमी घाट में मिलेंगे, जिसे हॉट स्पॉट कहा जाता है भारत का, है ना। और यही चीज़ आपको जो है मेघालय के पहाड़ी वगैरह में भी मिलेंगे, यानी पूर्वोत्तर भारत में मिलेंगे। तो ये फिर पश्चिम में भी मिलता है, पूर्व में भी मिलता है। उष्णकटिबंधीय अर्ध एवं शुष्क, है ना, उष्णकटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु का कूट है AW, ठीक है। इनके अलावा भूमध्य सागरीय जलवायु के लिए जो कूट होता है या कोड होता है CS होता है। इनके अलावा टुंड्रा प्रदेश के जलवायु के लिए जो कोड होता है ना ये ET होता है, टुंड्रा प्रदेश के लिए, जहाँ ठंडा वगैरह काफ़ी पड़ते हैं। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु के लिए जो कोड है ना ये BMW नहीं है, BWH है ना, BWH है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये कुछ कोड हमने बता दिया। टुंड्रा के लिए हमने बताया है ET, है ना, टुंड्रा के लिए ET बताया है, भूमध्य सागरीय जलवायु के लिए CS, और अपना क्या है A है ना, क्या है AM है, जो अपना कौन सी जलवायु है ना, अपना मानसूनी जलवायु है। राजा अम्भी कहाँ के शासक हुआ करते थे, राजा अम्भी ये तक्षशिला के शासक हुआ करते थे। खारवेल कलिंग का राजा हुआ करता था, यानी ओडिशा रीजन में शासन करते थे। इनकी राजधानी तोसली हुआ करता था। इनके अलावा तक्षशिला विश्वविद्यालय से दुनिया में पहला विश्वविद्यालय की संज्ञा दी गई है, जो वर्तमान पाकिस्तान राज्य में है। इनके अलावा नालंदा विश्वविद्यालय के फाउंडर कुमार गुप्त प्रथम है। और एक आपका और कौन है भैया, एक है आपका विक्रमशिला हो, है ना, तो वो कौन है भैया, वो कौन हो जाएगा, धर्मपाल, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा शैलेंद्र राजा कहाँ पे शासन किया था, तो शैलेंद्र राजा जो है जावा में शासन किया था। और शैलेंद्र राजा जो है बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था, और ये बौद्ध धर्म के महायान शाखा को विस्तारित किए थे, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा महारानी रुद्रमा देवी ये कौन वंश की शासकी थी, तो ये है भैया काकतीय वंश की शासिका थी। काकतीय वंश के फाउंडर कौन है, बेत्ता राजू, है ना, बेटा राजू भी कहीं कहीं लिखा रहता है, लेकिन बेत्ता राजू होता है ना। इनके अलावा जो रुद्रदेव हैं या गणपति देव हैं ये किस वंश से आएंगे, तो ये आएंगे आपका काकतीय वंश से। काकतीय वंश कहाँ पे शासन किए थे, साउथ रीजन में शासन किए थे, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना इत्यादि क्षेत्र हो गया। ये जो रुद्रमा देवी है ना ये गणपति देव के पुत्री हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान, इनकी शासन अवधि पूछा जाता है 1336 से 1340 होती है। इनकी ये जो पुत्री थी किसकी पुत्री थी, इल्तुतमिश की पुत्री थी। एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करता हूँ, पहले हाथ जोड़ लेता हूँ पेन रख के, देखिए पेन रख दिया हूँ, हाथ जोड़ लिया हूँ। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि देखिए हमारी कंटेंट बाय करना हो तभी आप जो है व्हाट्सअप मैसेज किया कीजिए, नहीं तो मेरी सर बहुत दर्द करती रहती है। पार्टिकुलर अनेक बात पूछते हैं व्हाट्सअप पे, है ना। मुझे ऐसा नहीं कि आप मेरा कंटेंट ले ही लो, आप लोगे तो फ़ायदा में रहोगे। और मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे नियमित मुझे वॉच करते हैं वो तो ज़रूर पास हो जाए भाई, ठीक है मेरे भाई, है ना। तो लेना हो तभी आप मैसेज कीजिए, अन्यथा हाल चाल तो हम क्लास में भी कर लेते हैं भैया, है ना। ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा मुझ पे रहम कीजिए, आपका बहुत उपकार होगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए अगला प्रश्न है, T20 वर्ल्ड कप 2024 में प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे चुना गया है, तो ये जसप्रीत बुमराह साहब को चुना गया है। किसे चुना गया है, जसप्रीत बुमराह साहब को चुना गया है। देखिए ये T20 जो अभी वर्ल्ड कप हुआ है 2024 में, चूंकि हम जीत चुके हैं और आगामी जो एग्जाम होगा यहाँ से क्वेश्चन डालेगा एग्जामिनर, 100% लिख के ले लो, ठीक है। तो ये जो है आपका T20 ये आपका इंटरनेशनल क्रिकेट वर्जन है। कौन करवाता है, ICC करवाता है। T20 होता है 20 ओवर वाला खेल होता है। 20 ओवर वाले खेल में कोई बॉलर कितने ओवर बॉलिंग कर सकता है, 4 ओवर बॉलिंग कर सकता है। क्रिकेट के खेल में कोई खिलाड़ी कितने तरीके से आउट हो सकते हैं, 10 तरीके से आउट हो सकते हैं। एक सेकेंड, इसके अलावा मैंने क्या बता दिया था, हाँ क्रिकेट में खिलाड़ी 10 टाइप से आउट होते हैं, ये ICC करवाते हैं। अपने BCCI जो है रणजी वगैरह करवाते हैं, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी कराते हैं, विजय हजारे ट्रॉफ़ी कराते हैं। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए होस्ट कंट्री जो 2024 का रहा था वेस्ट इंडीज़ और यूनाइटेड स्टेट रहा था।
चैंपियन रहे थे इंडिया। इंडिया की सेकेंड टाइटल है, पहला टाइटल 2007 में महेंद्र सिंह धोनी ने दिलाया था इस फॉर्मेट में। रनर अप रहे थे साउथ अफ्रीका, है ना, और सूरज कुमार यादव का कैच आपको याद होगा। इसमें पार्टिसिपेंट जो है ना, मतलब कितने देश भाग लिए थे, तो 20 गो कंट्री भाग लिए थे। ध्यान रखिएगा, जनरली अगर कोई बच्चा ये चीज़ बात पहले घर से नहीं करके जाते हैं तो एग्जाम में गारंटी लिखवा लीजिए अधिक से अधिक 16 मारेंगे, 20 तो नहीं मारेंगे, है ना। तो आप पहले 20 मारना अगर पूछे तो। मैच 55 गो हुआ था, ये ज़्यादा मैंने नहीं रखता है। जसप्रीत बुमराह प्लेयर ऑफ द सीरीज थे। और जो रहमतुल्लाह गुरबाज है, जो अफगानिस्तान के विकेट कीपर है, ये सबसे अधिक रन बनाए थे 281। और सबसे अधिक विकेट टेकर फजल फारूकी अफगानिस्तान के हैं और अर्शदीप सिंह इंडिया के हैं। तो ये दोनों 17-17 विकेट लिए थे टूर्नामेंट के दौरान, ठीक है। पिछला वाला जो हुआ था 2022 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, और अगला वाला 2026 में इंडिया और श्रीलंका में कंबाइंड रूप से T20 फॉर्मेट के पुरुष वर्ल्ड कप कराए जाएंगे। T20 पुरुष वर्ल्ड कप की शुरुआत 2007 में हुई थी और T20 महिला वर्ल्ड कप की शुरुआत 2009 में हुई थी। T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर उसेन बोल्ट, युवराज सिंह और शाहिद अफरीदी को चुना गया था। इनके अलावा जो अभी T20 महिला वर्ल्ड कप 2024 में बांग्लादेश में होने वाली थी, अब ये UAE के अंदर, संयुक्त अरब अमीरात के अंदर होने वाली है। प्रसिद्ध पुस्तक माई कन्फेशन के लेखक लेखिका कौन है? तो जो माई कन्फेशन के लेखक हैं ये है लियो टॉल्स्टॉय। कौन है भैया? लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय के अन्य प्रमुख पुस्तक में आएंगे वार एंड पीस, काफ़ी बार आपने एग्जाम में अटेंड करा होगा। किंगडम ऑफ द गॉड, है ना, इज विद इन यू, ये भी एक किताब का नाम है। ये भी लिखे हैं लियो टॉल्स्टॉय, है ना। अगला है, मैंने किताब बता दिया था, टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना गांधी जी किए थे, है ना, इनके नाम से मिलता जुलता टॉल्स्टॉय। तो ये 1910 में करे थे अफ्रीका में। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की पुस्तक है। नेल्सन मंडेला को अफ्रीकन गांधी कहा जाता है, और नेल्सन मंडेला पूर्ण रूप से विदेशी नागरिक हैं जिन्हें भारत रत्न 1990 में दिया गया था। इससे पहले खान अब्दुल गफ्फार खान, मदर टेरेसा, लेकिन मदर टेरेसा को भी इंडियन नागरिक था। खान अब्दुल गफ्फार खान भी इंडिया मूल के ही थे, है ना। तो ये पूर्ण रूप से विदेशी नहीं कह सकते हैं। तो पूर्ण रूप से विदेशी कौन हुए भैया? नेल्सन मंडेला। लेकिन अगर पहले विदेशी कहते हैं तो फिर आंसर बदलेगा, खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा। इनके अलावा उपन्यास लज्जा तथा ऑल अबाउट वुमन, है ना, लज्जा ऑल अबाउट वुमेन, इनके लेखिका हैं तस्लीमा नसरीन, है ना। प्रसिद्ध सीरीज द जंगल बुक के लेखक कौन है भैया? रूडयार्ड किपलिंग, है ना। कौन है भाई? रूडयार्ड किपलिंग। इनके अलावा फ्रीडम इन एक्सरसाइज, इनके लेखक कौन है? दलाई लामा। कौन है भैया? दलाई लामा, है ना। ये आपका जो है तिब्बती धर्मगुरु हैं। बॉम्बे जयश्री रामनाथ भारत के किस विद्या से जुड़ी हुई गायिका है? तो कर्नाटक संगीत से जुड़ी हुई है बॉम्बे जयश्री। कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति किसे कहते हैं? त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितर और श्यामा शास्त्री को। इन तीनों को कहते हैं कर्नाटक संगीत के जनक, माफ कीजिएगा त्रिमूर्ति। लेकिन कर्नाटक संगीत के जनक अगर कहेंगे तो ये पुरंदर दास को कहा जाता है। दोनों में अंतर है। त्रिमूर्ति मतलब तीन धुरंधर, ठीक है। तो ये कौन कौन है भैया? त्रिमूर्ति, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना, वैसे ही यहाँ पे श्यामा शास्त्री, मुथुस्वामी दीक्षितर और आपका जो है एक और कौन था, भूल गए हम भी तुरंत, है ना, त्यागराज, है ना, त्यागराज, मुथुसर दीक्षितर और श्यामा शास्त्री, है ना। बात गलती मेरी नहीं है, गलती है मेरे टाइम की। सवेरे 6 बजे से उठ के मैं मॉर्निंग ड्यूटी करके आया, पानी वानी पी के पूजा करके क्वेश्चन लिखा, यानी 3:30-4 बजे आ गया था। तब से अभी पढ़ा रहा हूँ। अभी मुझे ख्याल से टाइम हो रहे हैं 8:41, ठीक है। तो अगर माइंड को रेस्ट नहीं तो थोड़ा बहुत पचा जाता है मन, है ना। इनको कुछ अन्य कलाकार जैसे TM कृष्णा, ये भी आपका कर्नाटक संगीत से है। गायत्री गिरीश, ये भी कर्नाटक संगीत से। अरुणा साई राम, ये भी कर्नाटक संगीत से है। तो ये 6-7 कैरेक्टर जो कर्नाटक संगीत के महारथी है। कर्नाटक संगीत भारत के दक्षिणी स्टेट जो भी हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु इत्यादि क्षेत्र तक ही सीमित है। इसके इतर जो भी स्टेट है वहाँ पे हम इसी फॉर्मेट को किस रूप में जानते हैं? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के रूप में जानते हैं। कर्नाटक संगीत हो चाहे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत हो, दोनों में 12 प्रकार के स्वर का इस्तेमाल किया जाता है। कर्नाटक संगीत में जो टेम्पो होता है उसका अर्थ होता है संगीत की लयबद्ध ध्वनियाँ, ठीक है। इनके अलावा कर्नाटक संगीत की रानी कहा जाता है M सुब्बालक्ष्मी को। M सुब्बालक्ष्मी मैडम को ही सबसे पहले संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न से नवाजा गया था 1998 के अंदर। उसके बाद जो है पंडित रविशंकर को 99 में, फिर 2000 में किसी को भी नहीं मिला था, और 2001 में भीमसेन जो माफ़ कीजिएगा बिस्मिल्लाह खां साहब को और लता मंगेशकर को मिला था, फिर भीमसेन जोशी को, फिर भूपेन हजारिका साहब को। तो ये कुछ कैरेक्टर हैं जिन्होंने संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न अचीव किए हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कुछ प्रमुख कलाकार जैसे पंडित भीमसेन जोशी, सबसे प्रसिद्ध चेहरा गंगूबाई हंगल, उस्ताद राशिद खान। आपने आओगे जब तुम वो साजना वाला गीत सुने होंगे, कहें तो एक लफ्ज गुनगुना दूं। आओगे जब तुम हो साजना,
अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे, आओगे जब तुम हो साजना, अंगना फूल खिलेंगे। बहुत अच्छा गीत है ना। हाँ, तो ये विष्णु दिगंबर पुलस्कर साहब, इनके अलावा पंडित विष्णु नारायण भातखंडे साहब, केसरबाई क्रिकेर साहब, तो ये मैडम है। इन सभी के सभी जो हैं ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कलाकार हैं। केरकर है, केसरबाई केरकर। इनके अलावा तीजन बाई, उषा बारले, ये पंडवानी के लोक गायिका हैं जो छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं, ध्यान रखेंगे। ग्रीन हाउस गैस से क्या तात्पर्य है? देखिए सभी जानते हैं ग्रीन हाउस गैस जो है ये अच्छा भी है बुरा भी है, ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो बहुत बुरा है, ठीक है। तो लेकिन इनके अगर शाब्दिक अर्थ पूछे तो क्या जवाब देना है? ऐसे ही लिखना है कि अच्छा है बुरा भी है? नहीं भाई, ग्रीन हाउस गैस का मतलब है वायुमंडलीय गैस के कारण सौर ऊर्जा को अवरोधित करना, है ना, रोकने का काम करता है, परत का काम करता है, ये भारी होते हैं, है ना। तो ये ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस के प्रमुख उदाहरण सबसे जो बड़का है यह है कार्बन डाइऑक्साइड। अन्य उदाहरण में आएंगे मीथेन हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, जल वाष्प हो जाएगा, ये सब ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण हैं। ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव में सबसे अधिक प्रभाव कौन दर्शाता है? तो जल वाष्प दर्शाता है, सबसे अधिक प्रभाव दर्शाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में सबसे अधिक उष्मारोधी क्षमता होती है, उष्मारोधी क्षमता होती है ग्रीन हाउस गैस में। सबसे अधिक उष्मारोधी क्षमता किस में होती है? CFC में होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में होती है। यही क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन परत के क्षति पहुंचाने के लिए उत्तरदायी है। और जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था ये ओजोन परत के संरक्षण से ही संबंधित है। और प्रति वर्ष हम 16 सितंबर को, जब ये हाल में ही हमने मनाया है, ओजोन डे मनाते हैं, O3 डे मनाते हैं, ओजोन डे मनाते हैं। चलते हैं आगे, अगला है, देखिए इस क्वेश्चन को दादा मैंने रेलवे क्लास से हूबहू नकल किया है, तो कोई बुरा मत मानना, क्योंकि मुझे पता है कि थंबनेल पे ही बच्चे जो है सीधे रुख करते हैं। क्या लिखा है? NTPC। अपने को नहीं देना है ना, नहीं देखना है, लेकिन अपने को सिर्फ यही बताना है मैं आपको कि मैं सिंगल पर आता हूँ। मुझे ये होता है कि मैंने ये तो हाल में ही पढ़ा है, इसे क्यों पढ़ाऊँ, ठीक है। तो आपको पूरा क्लास अटेंड करना चाहिए, इसलिए मैंने इसे रेलवे वाले से जो है कॉपी पेस्ट कर लिया है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन रखा है, सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार के अंतर्गत किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करते हैं? आर्टिकल 32। और सुप्रीम कोर्ट तो 32 से हो गया और हाई कोर्ट 226 से हो जाएगा। अब आइए सर्वोच्च न्यायालय के बारे में A to Z जानकारी प्राप्त करते हैं दादा। सर्वोच्च संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है, इन्हें ध्यान रखेंगे। भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार 1774 में कोलकाता के फोर्ट विलियम परिसर में स्थापित करा गया था। आधुनिक सर्वोच्च न्यायालय जो प्रचलन में आया यह 28 जनवरी 1950 को आया था। प्रथम मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हीरालाल जे कानिया थे। वर्तमान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ साहब है मुख्य न्यायाधीश। और पहली महिला न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय के अंदर सेवा दी ये है फातिमा बीबी। सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान ढांचे के अनुसार अधिकतम जजों की संख्या 34 हो सकते हैं, जिसमें 33 जज और एक मुख्य न्यायाधीश। इनके अलावा अनुच्छेद 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 126 के अनुसार जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश होता है, देखिए सबसे पहले एक मोटे तौर पे समझ लीजिएगा, हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी जज की नियुक्ति है ना कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। एक चीज छोड़ के, एक चीज कौन सा है? तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति का सलाह जो है जरूरी होता है, परमिशन जरूरी होता है, ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखेंगे। तो 126 के अनुसार कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति साहब करते हैं। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं आर्टिकल 95(1) के अनुसार। और जो लोकसभा में स्पीकर होता है उनकी लोकसभा के सदस्यों के द्वारा चुनाव किया जाता है ना। तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा अनुच्छेद 127 के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? मैंने अब भी बताया, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी वर्तमान केस में DY चंद्रचूड़ साहब करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति का परमिशन बहुत जरूरी है, ठीक है भैया। अनुच्छेद 128 के तहत क्या होता है कि जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, जो कभी ना कभी सेवा दे चुके हैं, उनको इन्वाइट किए जाते हैं किसी भी सुनवाई के लिए। इनके अलावा अनुच्छेद 129 क्या होता है? रिकॉर्ड न्यायालय है। रिकॉर्ड करने का मतलब
अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख क्या होता है बता चुका हूँ कई बार। सेम जो है मतलब गुनाह और दंड कॉपी कर सकते हैं, है ना, रिकॉर्ड के तौर पे संजो के रखे जाते हैं। अनुच्छेद 215 हाई कोर्ट रिकॉर्ड अभिन्यायालय है, तो जो सर्वोच्च न्यायालय देते हैं वो उसका फॉलो करते हैं हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट देते हैं उसका फॉलो करते हैं भैया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, है ना। अनुच्छेद 130 मुख्य न्यायाधीश की शक्ति का उपबंध करी गई है। अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकारिता क्षेत्र का विवरण दर्शाया गया है। इनके पास मौलिक, अपीलीय और परामर्शदात्री तीनों शक्तियां होती है, ध्यान रखिएगा। 136 में अपीलीय शक्ति है और 137 में परामर्शदात्री शक्ति है। परामर्शदात्री मतलब, एक सेकेंड माफ कीजिएगा, 137 में जो है सर्वोच्च न्यायालय को रिव्यू करने का अधिकार है। रिव्यू होता है ना कि भाई फैसला दे दिया फिर से चेक वगैरह करने के लिए। इनके अलावा 141 जो है उच्चतम न्यायालय को कानूनी घोषित सभी न्यायालय पे बाध्यकारी है, मतलब उच्चतम न्यायालय जो कानून बना दिए वो सभी को जो है मानने के लिए बाध्य है, ये आर्टिकल 141 ने कहा है। इनके अलावा अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का जो है परामर्श प्राप्त होता है, तो ये परामर्शदात्री हो जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 32 अभी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसी से क्वेश्चन बनाया था, इसी के थ्रू जो है रिट जारी करते हैं सर्वोच्च न्यायालय। इनके अलावा अभी जो डी वाई चंद्रचूड़ साहब है ये 50वें क्रमांक के हैं। वर्तमान में मात्र 3 महिला न्यायाधीश हैं जो सर्वोच्च न्यायालय में कार्यरत हैं, हिमा कोहली, बेला त्रिवेदी और बीवी नागरत्ना। 214 के अनुसार हाई कोर्ट की गठन होती है। हाई कोर्ट में रिटायरमेंट की एज 62 वर्ष है जजों की, और सुप्रीम कोर्ट में 65 वर्ष है। तो ये थे दोस्तों आज का जो है आपका क्लास। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, है ना। और अगर हमारा कोई भी पेड कंटेंट चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग लिंक क्लिक करके कंटेंट को बाय कर सकते हैं। यकीन मानिए ये कंटेंट इंडिया में इस समय किसी भी पेड क्लास पे भारी पड़ता रहा है, पड़ेगा और पड़ रहा है, तो आप लोग ले सकते हैं भैया। जय हिंद।